सुहेल महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना खूबसूरत सा लेक्चर डिलीवर करें। आप सबकी तालियों की भरपूर गूंज में जनाब खुर्रम सुहेल महमूद साहब, सिविल जज सर। उधर ले लें। आज हम सिविल पे कर लेना, मेरा ख्याल है ओवरव्यू सिविल रोज जुमेरात को दर्ज लेक्चर। जी सर। आज हम जो है सिविल लॉ पे ओवरव्यू को हम कर रहे हैं। तो सिविल लॉ में तो फिर हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल देखते हैं। ये जो सीपीसी उठा के शुरू हो जाना वो तो सबने पढ़ी हुई होती है, सारा कुछ होता है। सिविल लॉ में बेसिकली जब एक सूट हम फाइल करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना जो मस्ट होती हैं हमारे लिए, कि इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखने की बातें हैं। कोई साथी शेयर करेगा मेरे साथ कि क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं पहले दिन ही जब दावा दायर करते हैं उस वक्त? नहीं, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक तो होते हैं सेट ऑफ फैक्ट्स, वो हर केस के डिफरेंट होते हैं। जो लीगल चीज़ें हमें चाहिए हैं ना, वो चाहिए है हमें सबसे पहले हमने देखना है कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट की है कि नहीं, सिविल कोर्ट की। अब इस पे ज़रा डिटेल में बाद में आते हैं। उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, सिविल जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हमने देखनी होती है ना, मतलब बीइंग गुड लॉयर और बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, वो होती है लिमिटेशन। ये ऐसा पॉइंट है कि ये एक दिन भी कवर नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएं, बिल्कुल अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपने उसको कवर नहीं किया, तो आपका 200% राइट जो है ना, सिर्फ एक दिन के डिले से ख़त्म हो जाता है। कानून इस मामले में इतना सख्त है और जजमेंट्स भी फिर बहुत ज़्यादा। तीसरा कोर्ट फीस का इशू है, वो तो खैर इतना इशू नहीं होता, कि वो बाद में भी डेफिशिएंसी कम की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, लेकिन उस पर इशू भी फ्रेम होता है, वो सारा कुछ होता है। अब पहले हम जुरिस्डिक्शन देख लें कि जुरिस्डिक्शन का क्या है। जुरिस्डिक्शन में पहली तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो जाती है। उसमें 16-17 सेक्शन जो है सीपीसी का, वो बहुत क्लियर है कि जहाँ सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा ना जी, मतलब रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, तो जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सब्जेक्ट मैटर ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें वो केस फाइल होगा इन द लोएस्ट फोरम। मतलब नहीं कि वो हाई कोर्ट में हम डायरेक्ट चले जाएं, पंजाब में नहीं है, ऐसे कुछ और जगह पे है, तो सिविल कोर्ट में आएंगे। सेकंड वन, इसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। इसमें सूट वैल्यूएशन एक्ट का हवाला देते हैं कि सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है वो है, उसमें से हम देखेंगे कि ये जो है सिविल जज क्लास 1, 2 और 3 किस क्लास का केस बनता है, ये भी देख लेंगे। और तीसरी होती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, कि ये मतलब जो प्रपोजिशन है वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता है। ये बड़ा अहम पॉइंट होता है। सपोज़ हम आ जाते हैं जी, ज़मीन है, खाता मुश्तरका है, इसको तकसीम करना है। अब ज़रूरी ज़मीन में तो सिविल कोर्ट नहीं तकसीम कर सकती ना जी, तो उसमें फिर ये सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन देखनी होती है कि सिविल कोर्ट का इख्तियार है कि नहीं है। अब कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, कोई घर है, मकान है, उसमें है, ये चीज़ें देखनी होती हैं दावा ड्राफ्ट करते हुए। अब मैं अगर ज़रूरी प्रॉपर्टी है, खाता मुश्तरका है, मैं तकसीम के लिए सिविल कोर्ट जाऊंगा तो सिविल कोर्ट विल नॉट एंटरटेन माई सूट। सीधी सी बात है, कर भी ले इलीगल है, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ।
सेकंड वन रेंट मैटर है कि ये मेरा किराएदार है, ये किराया नहीं दे रहा है, तो किराएदार आ जाता है जी मुझे फिक्शन कराता है फलाना, नहीं, उसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, बिल्कुल किसी सूरत सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। जो मैं मेन फोकस करना चाहता हूँ ना, थोड़ी सी माजरत के साथ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कमी देखी है, बीइंग जज मुझे जो 8-10 साल हो गए हैं, लिमिटेशन को हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये बहुत सख्त इशू, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ अगर 100% सूट्स जो फाइल होते हैं और वो जो फाइनलिटी पर जाए ना, विड्रॉल ना हो, कंप्रोमाइज़ ना हो, कुछ ना हो, तो 90% सूट इस पॉइंट पे डिफीट हो जाए लिमिटेशन पे। लिमिटेशन तो ऐसा सख्त पॉइंट है कि इसमें हर सूरत इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अक्सर हम मिस कर जाते हैं मेन पॉइंट को। कोई लिमिटेशन एक दिन की भी आप डिफ़ाइन नहीं ना कर सके, टाइम बार्ड जो है कि मैं क्यों लेट हो गया हूँ, तो ये आप बिल्कुल वाज़े जजमेंट्स और कोई उनमें कोई झोल भी नहीं है कि आप फ़ायदा उठाएं कि नहीं, ईच एंड एवरी डे आपने कंडोन कराना है, जस्टिफाई करना है क्यों लिमिटेशन है। इसमें सबसे अहम है जो बात लिमिटेशन का, सबको पता है जो मेन सूट चलते हैं ज़्यादा, ये तमील मादा मुख्तस में 3 साल है, इस डेक्लेशन में 6 ईयर्स है, आलमोस्ट 3-6 ईयर्स ही है। वो जो पोजेशन सूट फॉर पोजेशन है उसमें 12 साल है, टाइटल वाला सेक्शन 8 का दावा जो है। ये भी सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना सर, लिमिटेशन को, सपोज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सपोज़ फाइनल आर्गूमेंट्स पे केस आ गया है, और बल्कि नहीं, एक कोर्ट से डिसाइड हो गया, अपीलेट कोर्ट में है, तो उधर लिमिटेशन का पॉइंट आ जाता है कि ये टाइम बार्ड है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि लिमिटेशन पे इशू किस पे डिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि इस पे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए इसको थ्रू एविडेंस सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने देखा है माहदे में 3 साल का टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद ये 4 साल बाद आए हैं तो मैं उसको उधर ही 7-11 में खारिज कर दूँ, ये नहीं। वो कहते नहीं, इस पे इशू फ्रेम करें, उसको जस्टिफाई करने दें। लेकिन ये इशू प्रूव कौन करेगा? अब ऑर्डर 14 कहता है कि ये इशू वो प्रूव करता है जो अलेज करता है। मैं कहता हूँ जी इसका दावा टाइम बार्ड है मुद्दई का, मैं डिफेंडेंट हूँ, तो मैंने अलेज किया ना कि ये डिफेंडेंट टाइम बार्ड है, प्लेंटिफ टाइम बार्ड है, तो जर्नल रूल तो यही है कि मैंने करना है, साबित करना है कि ये टाइम बार्ड है। नहीं, ऐसे नहीं है। सेक्शन 6 में ना, मुझे सॉरी रूल अब एग्जैक्ट याद नहीं, मैं तो छुट्टियों पे आया हूँ तो वो एक रूल है 13 समथिंग या क्या, उसमें उन्होंने स्टेच्यूटरी बाउंड कर दिया प्लेंटिफ को कि वो अपनी लिमिटेशन जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा अगर उसका दावा टाइम बार्ड है। एक माहदा है, तमील मादा मुख्तस का केस है, 2 मार्च 2022 का टाइम फिक्स है, कोई और पोजीशन नहीं है, तो मैं आता हूँ मई में दावा दायर करता हूँ। ऊपर वाले जो 2 महीने हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, एक्सप्लेन थ्रू एविडेंस नहीं, एक्सप्लेन थ्रू मतलब प्रूफ तो करना है, लेकिन एविडेंस के थ्रू ये नहीं कि हम अगर प्लेंट में उसको मेंशन नहीं करेंगे। सर आओ ना सर। थोड़े थोड़े फोन आले पर ना बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो लिमिटेशन पे ये है कि अगर हमने प्लेंट में उसको हमने टाइम बार्ड जो हमारा टाइम है उसको एक्सप्लेन नहीं किया ना कि वाई आई एम लेट, तो हम एविडेंस देते भी रहें तो वो एक जो रूल है कि जो है बियॉन्ड प्रीडिंग्स जो है एविडेंस नहीं जा सकती और रेड नहीं होगी और उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो वो आड़े आ जाएगा। इसलिए ऑर्डर 6 का जो है ना रेलेवेंट रूल जो रिगार्डिंग लिमिटेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। हर सूरत कोर्ट फीस है वो भी बाद में पे हो जाती है, टाइम भी मिल जाता है, इवन डिग्री के बाद का टाइम तय हो जाता है, वो कोई मसला नहीं। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये भी अगर डिफेंस में कोई आ जाए कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो वो कोर्ट डिसाइड करती है, गलत डिसाइड कर दे, अगर कोई पॉइंट रेज ही ना करे तो उसमें एक्सप्लेनेशन है इनकी कि एट लेटर स्टेज इसको नहीं डिफेंस बनाया जा सकता, अगर फैसला हो गया तो बस ये हो गया। ये मतलब नरम है चीज़ें, इनमें गुंजाइश है, लिमिटेशन में कोई गुंजाइश नहीं होती।
और लिमिटेशन को प्लेंटिफ ने अपने दावे में ज़रूर मेंशन करना है कि वो क्यों लेट है। अगर लेट है, सूट फॉर पोजेशन है, ये 3-4 जो मेन सूट हैं, डिक्लेरेशन है, ये चीज़ें हैं। अगर नहीं करता तो एविडेंस भी देगा, तो बिल्कुल वो नहीं पढ़ी जाएगी। और इसका नुकसान जब होता है ना, फिर सारा कुछ हाथ से निकल चुका होता है, फिर हमारे पास बहानों के अलावा कुछ नहीं होता कि ये क्या हो गया। तो लिमिटेशन पे मैं आज ना सबसे, ये मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि लिमिटेशन को करें। बाकी सूट वैल्यूएशन एक्ट है, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की है। उसमें वैल्यूएशन का भी तरीका सिंपल सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके शेड्यूल रेट के मुताबिक चलेंगे या मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन मद्देनज़र ये सारी चीज़ें रखनी है क्योंकि बाद में होती हैं। कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस का भी वही है 7.5% है। और वो अगर हम कहीं प्लीडिंग्स में मिस कर जाएं कहीं का, लेकिन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग फाइनल जजमेंट कहती है कि नहीं कोर्ट फीस लगनी चाहिए, तो वो ऑर्डर कर देगी, इवन टाइम मिल जाता है। वो कोई ऐसा फैटल इशू नहीं होता उसमें। सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू होता है लिमिटेशन होता है। और आप इसमें जो सेक्शन 9 का केस है ना, उसमें जो कोर्ट फीस है वो आप होगी हाँ सेक्शन 9 में नॉर्मल केस में या बाकी आप में तो जी मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये ठीक है, सरदार साहब ने बताया कि सेक्शन 9 का जो केस है पोजेशन का, 8 का तो टाइटल के तहत आएगा, सेक्शन 9 आता है सिर्फ पोजेशन को अगर आपने डिस्पोजेस किया है, तो वो उसमें कोर्ट फीस हाफ होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है और कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक। लेकिन मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हमने ना जुरिस्डिक्शन को देख के उसके बाद लिमिटेशन को ज़रूर किया करें। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, मैंने को 8-10 साल में जो दावे पढ़े हैं ना, तो मेरी तो खैर वो प्रैक्टिस ऐसे चैम्बर में थी कि वो अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल गफूर अवान साहब, वो मतलब वो तो एक एक लफ्ज़ कानून के मुताबिक होता था ना जी पुराना तो एक्ट के मुताबिक दावे का। अब ज़रा ना थोड़ी कमी होती है। मैं अक्सर देखा है मैंने कि ये जो तामील मादा मुख्तस के दावे आते हैं उनमें लिमिटेशन प्लेंटिफ ने कवर नहीं की होती, एक्सप्लेन नहीं की होती कि मैं क्यों लेट हूँ। उसके बाद वो अल्टीमेटली अल्लाह करे सुलह हो जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा तो ये मामला होते हैं। लिमिटेशन के पॉइंट को हमने बहुत ज़रूर देखना होता है। और लिमिटेशन के चंद असूल मैं बता दूँ जो ज़ुबानी है कि ये एक दफ़ा जब ये शुरू हो जाती है फिर ये एंड नहीं होती। सेकंड वन मैं आपको लिमिटेशन का एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हम दावा विड्रा कर लेते हैं विद द परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट, तो अक्सर हमारे यंगस्टर्स को सीनियर्स तो माशाल्लाह बहुत सीनियर तो बड़े काबिल होते हैं, यंगस्टर आदमी को क्योंकि कानून समंदर है, पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ है, वो चीज़ें देखने में टाइम लगता है। वो कईयों को कन्फ्यूजन ये होती है कि शायद विड्रा जब किया है दोबारा लिमिटेशन स्टार्ट हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऑर्डर 23 में भी एक्सप्लेनेशन है और लिमिटेशन में भी मौजूद है कि जब अगर दावा विड्रा करेंगे विद द परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट, तो लिमिटेशन वही जब पहला दावा दायर किया था और जब कॉज ऑफ एक्शन थी उस वक्त से ही चलेगा। अगर आप सपोज़ दावा करते हैं तामील मादा मुख्तस का, उसके 3 साल लिमिटेशन का टाइम है, वो आप 3 साल लैप्स कर गए हैं फ्रॉम द काज ऑफ डेट ऑफ काज ऑफ एक्शन। उसके बाद अगर आप उसको विड्रा करके फ्रेश परमिशन ले भी लें, नो इशू, लेकिन लिमिटेशन का जो पॉइंट है वो आड़े आ जाएगा आपके और वो फिर कवर नहीं होता। लिमिटेशन सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मैंने जो पढ़ा है ना जी आज तक, एक दिन भी वो उन्होंने नहीं कहा चले यार एक दिन है खैर है, बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं वो छोड़ते। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ी सी डेफिशिएंसी देखी है दावाजात में, तो वो मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। इसका एक्ट पढ़े ना मज़ा आ जाता है पढ़ने का। बाकी वो जर्नल आपने भी पढ़ी होंगी कि इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। को बंदा अगर इसका जनरल रूल है कि वंस लिमिटेशंस रन्स देन ये रुकती नहीं है, अनलेस के वो जो है 14 से 28 है समथिंग 12 था और डिसकंटिन्यू हो जाती है कि कोई बंदा एक फातरुल अकल हो गया है या कोई लिटिगेशन रॉन्ग फोरम पे हो गई है, मतलब ये चीज़ें तो कवर कर सकती हैं। अदरवाइज वो एक्सेप्शंस जो दी हुई हैं कोर्ट फीस एक्ट में, सॉरी लिमिटेशन एक्ट में, इसके अलावा नहीं है। और मैं लिमिटेशन के बारे में बताऊं कुछ लोग एतमाद करते थे कि पता नहीं मैं कोई अच्छा वकील हूँ, मुझे साल की हुआ था, तो वो मेरे से मशवरा करने आ गए। जजमेंट अनाउंस हुई है उनकी मर्डर रेफरेंस मर्डर केस की, उनको डेथ पेनल्टी हुई थी,
तो मैंने माशाल्लाह से मशवरा दे दिया, वही महीने वाला सुना हुआ था, महीने दे दिया। वो शुक्र है किसी अच्छे वकील से उन्होंने मिल लिया, उनको पता लग गया कि 7 दिन मैंने तो बंदा लंघा जाना। ये बड़ा टची इशू है, ये ना नुकसान बहुत ज़बरदस्त होता है इससे। जी सर, आप फरमाएं। अब मैं जैसा अफजाल हुक्म। सर मैं पूछना चाह रहा था, रिसेंटली मैंने एक सूट फाइल किया था, उसकी जो मालियत थी वो थी 40 करोड़। तो मेरा स्टे वोकेट हुआ तो मैं उसके अगेंस्ट आ गया अपील में। अपील मेरी अपलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 साल चली। फिर पता लगा कि वैल्यू जज साहब ने कहा कि ये हाँ हाई कोर्ट की ये वो हमारी जुरिडिक्शन जी पैकनरी जुरिडिक्शन अपलेट कोर्ट हाई की, कोर्ट में गया तो वहाँ मेरे लिए लिमिटेशन आड़े आ गई। तो ये यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये पॉइंट ज़रूर देखना है। कितने दिन बाद गए आप हाई मैं कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब से वापस लेके? कितने दिन बाद? 1 साल तो यहाँ चलता रहा। साल तो उधर गुजर गया ना। इस साल तो आप रॉन्ग फोरम में रहे ना। आपको जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वापस किया तो हुआ, मेरा स्टे भी मुझे ग्रांट हो गया अपीलेट कोर्ट में। हम्म। तो ये जो लिमिटेशन है या 711 है, इसे तो देखना होता है कोर्ट ने, क्योंकि ये मैटर ऑफ कोर्ट है, मैं मैटर ऑफ लॉ है, तो इसे आप मैं समझ गया हूँ, समझ आप ना थोड़ा मेरे ख्याल लेट आए हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ऑर्डर 6 जो है ना, वो कहता है कि प्लेंट में प्लेंटिफ का बताएगा कि मुझे के लिमिटेशन क्यों है। आप अगर मेरे इश्यूज़ देखें जो मैं फ्रेम करता हूँ, लिमिटेशन का इशू हमेशा प्लेंटिफ पे मैं डालता हूँ ऑर्डर 6 के तहत। जब प्लेंटिफ की जिम्मेदारी, जनरल रूल तो ये है ना, इशू जब फ्रेम होगा कि हूएवर अलेज एनी फैक्ट, ये फैक्ट तो नहीं है तो वो प्रूव करेगा उसको। ऑर्डर 14 का जनरल रूल तो यही है ना जी। लिमिटेशन में उन्होंने स्टेचूटरी प्रोविजन दे दी है, वो ओवर रूल करेगी ऑर्डर 14 के जनरल रूल को, कि इसमें प्लेंटिफ डिफाइन करेगा कि मैं लेट क्यों हूँ। मैं इंटरम ऑर्डर के केस किया ना, वहाँ तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अब इसको ये मैंने भी ये काम किया हुआ, मैं इसलिए डिटेल बताता हूँ। उस वक्त थी ये इनकी 25 लाख, तो दावा था हर जाने का 50 लाख का। मैं डिफेंडेंट था, 711 खारिज, मैं ऊपर चला गया। वो उधर भी साल बाद पता लगा कि ये तो जब दूसरे आते हैं, तलबियाँ होती हैं, टाइम गुजर चुका था, वो बताते हैं। फिर उधर से विड्रॉ करके फिर ऊपर जाना, उससे बेहतर थले एविडेंस करा लो। लेकिन ये इसमें मैं ना ज़्यादा फोकस यही वैल्यूएशन, कोर्ट फीस फलाना तो बातें हुई हैं, बात ख़त्म होगी। हर चीज़ है कवर हो जाती है बाद में, अगर कोई गलती हो जाए। लिमिटेशन में नहीं होती। प्लेंटिफ ने पहले दिन दावे में लिखना है कि मैं इतने दिन, इतने महीने, इतने साल लेट हूँ, क्यों लेट हूँ। प्लेंटिफ ने ये इशू हम कभी भी डिफेंडेंट पे नहीं होता, वो बेशक इशू रेज करता रहे, टाइम बार्ड है, फलां है, साबित मुद्दई ने करना है कि मैं विद इन टाइम आया हूँ या मैं लेट आया हूँ, तो क्यों मैं लेट हुआ हूँ, वो जस्टिफाई करना है। जैसे क्योंकि दावे में तो कंडोनेशन नहीं ना, सेक्शन 5 अप्लाई नहीं करता लिमिटेशन एक्ट का, वो तो अपील्स, पिटिशंस और उन पे होता है। दावे में ऑर्डर 6 के तहत प्लेंटिफ ने करना है। अच्छा, सम टाइम हम ना बाज़ाब्ता रकूत के लिए अप्लाई करते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है, वो जो है उसमें लिमिटेशन एक्ट की जो है ना, लिमिटेशन वंस स्टार्ट, जो डिसकंटिन्यू नहीं होती अनलेस के सम एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो आप लीगल फोरम में कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, टेस्टेड कॉपीज़ लेनी है, वो टाइम बीच में से माइनस होगा। अच्छा, अगर हमने देखा कि एक केस है जो क्लियरली टाइम बार्ड है, हम जवाब देने की बजाय 711 दे सकते हैं? 711 तो अब फ्रेश जो अमेंडमेंट्स हैं वैसे ही उन्होंने बंद कर दी ना, सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होगी। लेकिन ये वाला रूल अप्लाई होगा? 11A जो ऑर्डर 7 रूल 11A है, उनका सेपरेट एप्लीकेशन 711 नहीं होगी। वन थिंग। सेकंड वन जो है, आप लिमिटेशन के पॉइंट को वो मतलब एपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स के तहत देखेंगे ना, वो कहते हैं मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। अगर तो हो ना कानून के बस 3 साल है, सपोज एक एग्रीमेंट लिखा है 2019 में उसने फाइनल होना था, 22 तक उसने दावा दायर होना था, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है, देन तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें। लेकिन कानून ने लिमिटेशन में रखा है कि वो अगर लेट आया तो बताए क्यों आया है। इसलिए वो कहते हैं कि ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसको एविडेंस के ज़रिए सॉल्व करना मुनासिब है, ना कि अब 19 का अगर 22 में मार्च में दावा वो टाइम बार्ड हो गया तो अप्रैल या मई में या दिसंबर में आया, तो उसको मौका देना है एक कि आप एक्सप्लेन भी करें आप लेट क्यों हैं। या तो कानून ये होता है ना कि बस मार्च 2022 तक आएगा, नहीं तो ख़त्म, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड 711 का आप पॉइंट देते, वो कोर्ट भी देख लेती है, आप ओरली एजिटेट कर सकते हैं कि टाइम बार्ड है, कोर्ट देख सकती है, कर सकती है। लेकिन ये एपेक्स कोर्ट्स की मुतवातर मतलब चेन ऑफ जजमेंट्स हैं, इस्टेब्लिश रूल है कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है,
इसलिए इसको थ्रू एविडेंस हमने सॉल्व करना है, इसलिए उसको उस पॉइंट पे करना मुनासिब नहीं होता। फिर वो मेरे जैसा कोई जज्बाती कार भी दे तो ऊपर से वो कहते हैं कि नहीं इसको एविडेंस के ज़रिए करें। तो बाद दफा हम देखते हैं कि इशू फ्रेम होते हैं, जबकि उसमें प्लेंटिफ या डिफेंडेंट देखता है कि ये इशू फ्रेम होना चाहिए था, मेरा ये एक पॉइंट है, तो उसके लिए किस टाइम तक हम एप्लीकेशन दे सकते हैं? कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो आप इवन एविडेंस हो जाती है फिर तो नहीं हम दे सकते हैं ना फिर भी दे सकते जी। बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। नेचुरल हमने जस्टिस तक पहुंचना है ना, हैं। सही। कंक्लूजन करना है जस्टिस तक। वो ऑर्डर 14 रूल 5 की कोई लिमिटेशन नहीं है। जुरिस्डिक्शन जो है 50 मिलियन की है डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ जी, 5 50 करोड़ मिलियन। 5 करोड़ अगर एक जज साहब ने अब 5 मिलियन 50 नहीं 50 मिलियन होगा या 50 मिलियन ना 50 5 मिलियन, करोड़ जी, जी। अगर एक जज साहब ने अब 50 मिलियन की अपील मंजूर कर ली है देन अपीलेट कोर्ट उसको फिर सेटिस्फाइड करेगी और क्या करेगी। जुरिस्डिक्शन नहीं है ना जी। मैं बीइंग सिविल जज मैं वो घर खाली कराने लग जाऊँ किराएदार का, मेरी इलीगल है ना, मेरी एब इनिशियो वाइड है, मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस केस को सुनने की। अब 50 तो नहीं है, नहीं 5 करोड़ है, ये 2016 में हुई थी, पहले तो 25 लाख थी ना जी। 25 लाख। हाँ, अब वो 2016 में उन्होंने बढ़ाई थी सिविल जजेस की भी और ये अपीलेट कोर्ट की। 711 तो सर उस वक्त भी लाल साहब का कुछ कम यानी कि वो करते थे, जैसे अब कहते हैं मेरिट पर Merit फैसला। पर- बेशक 711 का जिस वक्त अब तो तकरीबन बैन कर दिया है ना, जिस हाँ। वक्त उसकी इन्वोकिंग थी भी ना, उस उस वक्त भी जैसे बात कहते थे कि इसका फैसला मेरिट थ्रू एविडेंस, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है ना सर, जी। लॉ एंड फैक्ट का। उसकी उसकी रीज़न भी यही है कि अगर तो लिमिटेशन एक्ट का है ना जी 3 साल है बस ख़त्म, अगर 6 साल है नहीं तो नहीं। वो कहते हैं वो सेक्शन 5 भी बीच में देते हैं, ऑर्डर 6 भी है कानून में कि अगर आप लेट आए हैं तो वजह बताएं। अब फर्ज सपोज वो वजह बताते हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, तो एविडेंस में वो दूसरी पार्टी साबित कर देगी। सपोज वो कहता है जी मैं बैरून मुल्क चला गया था इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, या मेरी लिमिटेशन जो रन तो हुई थी लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई कि मैं पागल हो गया था, मैं कुछ बीमारी में चला प्रॉसी में चला गया था, तो वो चीज़ें फिर एविडेंस ही साबित होनी है ना जी। इसलिए जनरल प्रिंसिपल बताया कि जो उन्होंने गुंजाइश दी है उसको एविडेंस के ज़रिए साबित करें, क्योंकि लेट होने की गुंजाइश तो है लेकिन जस्टिफाई करना है एक दिन। ये इसलिए लिमिटेशन में ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। दावों में अक्सर डेफिशिएंसी होती है लिमिटेशन की, और जो दावा फाइनलिटी पर जाता है ना जी उसमें बड़ा फैटल पॉइंट होता है। और मैंने ना सर मेरी पहली वाली पोस्टिंग थी राजनपुर में, क्योंकि ये इस लेक्चर का मेरा ख्याल शायद इसीलिए होता है कि एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाए। कानून तो आपको भी पता है हमें भी पता है। इशू फ्रेम नहीं हुआ, 4-5 साल पुराना केस था, लिमिटेशन का इशू फ्रेम नहीं हुआ। मैंने जब देखा है तो 1.5 साल मतलब फ्लैटली बाढ़ था और कुछ भी बात नहीं थी, ना प्लीडिंग में ना कुछ में। मैंने ना उसको वो पहला जो होता है वेदर एंटाइटल्ड फॉर डिग्री ऑफ डेक्लेरेशन, मैंने उसमें इसका हवाला दे के ना इसको टाइम बार्ड पे उसको खारिज कर दिया। अब 1.5 सफ़े की जजमेंट बनी। वो सेक्शन 3 लिखना है ना कि शैल डिसमिस द सूट, शैल डिसमिस द पिटीशन, और उसका हवाला देना है कि कुछ नहीं दिया। 1.5 सफ़े की जजमेंट बनी। वो एक प्राइवेट गुफ्तगू में ना बैठे थे जज साहब के पास, क्या जज साहब को कहते कि ना जी वो इशू भी फ्रेम नहीं होता जजमेंट आ जाती है जी, ऐसे चलता है तो। एक और बात है, और उन्होंने जिनको कहा ना कि इशू नहीं फ्रेम होता उन्होंने वो अपील खारिज कर दी थी। अच्छा सर एक और बात है, हाँ जी मैंने ना 2-3 केस किए आपकी कोर्ट में। 167 रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट। जी 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 जी, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, मेरे जहन में बड़ी बातें हैं इसके बारे में। तो वो जनाब ने खारिज कर दिए, मुझे भी तसल्ली होगी कि सही खारिज किए हैं क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लॉ नहीं था। ठीक है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ उसके ऊपर बंडल ऑफ जजमेंट्स हैं, तो अगर ये स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है तो जजमेंट से मुराद तो यही है ना कि वो हाई कोर्ट तक मैटर गया, नीचे से डिसाइड होके गया, सही बात। तो ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ ना, अब इसमें आपको ये तो क्लियर है ना कि जो मोहम्मदन लॉ है वो स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, जी ये बाइंडिंग नहीं है, बढ़ा दिया वो जस्ट एक SCMR है, बल्कि उसमें SCMR AIR उनके हवालों से ही रेफरेंस है ना सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो मोहम्मदन लॉ है ना सर, वो अब कई सारी बुक्स हैं, DF मुल्ला की नहीं है, एक वो हिंदू हैं, मुझे नाम उनका नहीं है, ये भी हिंदू हैं शायद,
तो वो मुझे बड़ी, वो इससे भी ज़्यादा रिनाउंड बुक है, मेरे भी नाम ज़हन में आ जाएगा। मेरे भी नहीं है हाँ वो है, वो रेड में, रेड फर्स्ट उसमें एडिशन ने बुक मंगवाई है। हाँ, तो वो भी है। उन सब ने अपनी जो ये जो सारा एक ड्राफ्ट बनाया है ना, ये एक रिसर्च बुक है बेसिकली। उन्होंने कहा जी इस पॉइंट पे इनहेरिटेंस पे सपोज, या बच्चों की मेंटेनेंस पे, या बीवी की मेंटेनेंस, सो जो भी इश्यूज हैं इनहेरिटेंस पे, ये हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले किए हैं, इसलिए उन्होंने वो फाइंडिंग दी हुई है। समझ आ गई ना बात की। अब मैं आपको बताऊं, अगर मोहम्मदन ला कहे कि, मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ इसकी, वो बड़ी सुनने वाली। मोहम्मदन ला में है कि ना जी इनहेरिटेंस ऐसे होनी है, सपोज अगर कोई फ़िरका जो मसलक होता है उसके मुफ्ती साहबान का फतवा हो, तो वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते उसके मुकाबले में कि मोहम्मदन ला में ये लिखा है। जज तो करना है ना उसको, ये ठीक है या ये ठीक है, लेकिन हम मोहम्मदन ला को मतलब उस फतवे को रद्द नहीं कर सकते कि मोहम्मदन ला में ये लिखा है। सेकंड वन, ये जो 167 वाला मेरे पास एक था, वो खारिज पता नहीं किस पॉइंट पे हुआ, मुझे अब याद नहीं। मेरे ही 3 दावे थे। जी जी, वो किस पॉइंट पे की हुआ था भला? आपने ये कहा था कि ये स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसमें ना, अब 167 के तहत दावा आ नहीं सकता, अब ये समझे, वो स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। आपने बेसिकली इंतकाल चैलेंज करना था ना, वो इंतकाल चैलेंज हमने सेक्शन 42 में ही आना है, बुनियाद बनाना है 167 को। अब देखें हम जो चैलेंज करते हैं, नहीं, डेक्लरेटरी में तो सर हम डिनाई करेंगे ना, यहाँ हम एक्सेप्ट करके कह रहे थे कि नहीं एक्सेप्ट करना, डिनाई करना ज़रूरी तो नहीं ना। डेक्लरेटरी में हाँ हाँ, मैं डेक्लरेशन सूट है, सपोज एक इनहेरिटेंस का केस है, बेटी को हिस्सा नहीं दिया, उसी फैमिली की एक और दूसरे मौजे में ऐसे केस आते हैं, दूसरे मौजे में प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है उस बंदे की, उसमें उस बेटी को हिस्सा मिला, इसमें नहीं मिला, तो हम डिनाई तो नहीं ना करते उसको। मेरी बात सुन, समझे ज़रा, हमने सिर्फ कैंसिलेशन में जाना है। कैंसिलेशन के लिए रास्ता वो डेक्लरेशन का ही है, सेक्शन 42 का है। अब कैंसिलेशन के पॉइंट्स हैं, कहीं इनहेरिटेंस का मसला है, कहीं जालसाजी फ्रॉड का मसला है, वजूहात भी डिफरेंट है ना। इसमें वजूहात आपकी थी 167 वाली कि मैं बाप हूँ, मैंने दिया था बेटे को, फिर अब मैं ये चीज़ें हैं कि मैं इसको नहीं अब कैंसिल कराना चाहता हूँ, इसको नहीं देना चाहता। ये 3 4 5 किस्म की डिफरेंट कवानीन में वजूहात रखी हुई हैं कि इस वजह से इंतकाल ख़त्म हो सकता है, होना उसी कैंसिलेशन में ही आना है, सेक्शन 42 में। तो फिर मेरे ऊपर लिमिटेशन लगेगी जब मैं दोबारा दायर करूँगा? लिमिटेशन तो आपके नॉलेज में जब आ गया, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होगी, बिल्कुल लगेगी। जब मैं यहाँ से विड्रा करूँगा और डेक्लरेटरी इसका हल जो है ना हम प्राइवेटली डिस्कस कर लेंगे शायद कोई मशवरा दे लूँ, इधर मशवरा नहीं देना मुनासिब, तो हल इसका हम करेंगे। मैं बल्कि ये फॉर्मेशन ऑफ सूट पे ना, फॉर्मेशन ऑफ प्लेंट पे मैं फोकस कर रहा था। लिमिटेशन का पॉइंट मैंने बहुत देखा था, मैंने इसलिए डिस्कस किया बहुत ज़्यादा, और फैटल है। सेकंड वन जो होता है ना, ये वेदर इट इज़ मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ये भी इशू आप 6 साल की एक्सरसाइज कर लें, एंड में इस इशू पे ख़त्म हो जाएगा बाकी सारा कुछ। मतलब सपोज मैं इंतकाल चैलेंज कराने आया हूँ विरासत का, या मैंने वैसे दिया है, जालसाजी फ्रॉड तमलीक जो भी है, तो मैं आ जाता हूँ हुक्म इम्तनाई में, ये हो नहीं सकता ना हुक्म इम्तनाई में कैंसिल, या मैंडेटरी इंजंक्शन में आ जाता हूँ। मतलब ये चीज़ें हैं, हमने फॉर्म उसकी ठीक रखनी है। 3 4 किस्म की मेन फॉर्म्स हैं, उससे ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए इसको तो कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। 167 के तहत 167 में ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, जैसे इनहेरिटेंस लॉ में लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा होगा बेटी को नहीं देंगे तो इंतकाल ख़त्म हो जाएगा ना। अगर मतलब सपोज गवाह ही नहीं लिखे हुए इंतकाल में, तो वो कानून है। ये जो मोहम्मदन ला की हम एप्लीकेशन ना, हम एक उसको ना आसान सोर्स देखते हैं कि इधर हमें ना एक कॉम्पैक्ट बुक मिल गई है जिसमें बड़े जजमेंट्स के ज़रिए चीज़ें कंपाइल की हुई हैं। मतलब हम भी अपनी आसानी के लिए देखते हैं, अदरवाइज़ आपका भी काम है कि इसको एट लेंथ पूरी कुरान पाक हदीस पढ़ें, तो फिर ही हम कर सकते हैं ना उस पर डिस्कशन या फैसला या आर्गूमेंट्स, तो वो हमें एक आसान शेप में मिल जाती है, उसके रेफरेंस मिल जाते हैं, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। वो कुछ स्टैट्यूटरी बुक नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ थोड़ा सा, मैं वकला के नाम नहीं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो। एक बच्चे ने ना, मतलब मैं लाहौर प्रैक्टिस करता था,
वो मेरे सीनियर का एक्सीडेंट हुआ, वो 2-1 महीने बाद आए, तो मेरा भी ना सीएसएस के पेपर हो रहे थे, मैं भी छुट्टी में, उनका एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने ऑफिस ऑलमोस्ट बंद रहा, जूनियर था एक, वो ऐसे ही रहा। मैं आया हूँ, वो आए हैं, मीनवाइल मैं भी आके पेपर शेपर दे के दोबारा ज्वाइन किया। मैंने ना लड़के को बुलवाया, मैं यार सफाई करवाओ, ये क्या हाल हुआ हुआ। सफाई शफाई हुई, एक ना इतनी मोटी सुप्रीम कोर्ट की फाइल पड़ी हो एक केस की, इतनी मोटी। मैं कहा सर ये चाहिए या नहीं, ये मतलब कहते यार मुझे तो नहीं चाहिए, ये हमारे पास केस नहीं है, आप ना, लेकिन मशवरा है कि आप इसको पढ़ लो। मैं कह रही एड्डी मोटी फाइल है, ज़रूरी नहीं तो क्यों पढ़नी है। कहते मशवरा है, रख लो, जब टाइम मिले, दिल करे कभी भी ज़िंदगी में ना पढ़ लेना, तुम्हें ना पता लगेगा वकालत क्या होती है और कानून क्या, और मतलब इस प्रोफेशन का क्रक्स है ये फाइल मेरे नज़दीक। अब वो प्रपोजिशन ये थी, एक बच्चा माइनर था, उसका गार्डियन बना, भाई होगा, बाप, हाउस वाइवर जो भी था, उसका गार्डियन अपॉइंट हुआ थ्रू कोर्ट। उसने कोर्ट में कहा, और ये मेन बुलीवर्ड कलमा चौक से जो गुलबर्ग को रोड जाती है ना, मेन बुलीवर्ड 200 फीट सड़क पे, मतलब वो उधर मेरे ख्याल 1-2 कनाल भी होता और भोंकी होगी शायद, वो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की। बच्चा हुआ, गार्डियन अपॉइंट हुआ, गार्डियन ने एप्लीकेशन दे दी कोर्ट को कि मुझे सेल करने की ना इजाज़त दे दे। आवाज़ आ रही ना मेरी जी? सेल करने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए सारा कुछ आया, कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि आप इसको सेल कर दें गार्डियन को। अब कानून यही है ना जी, उसने सेल कर दी, वो प्रॉपर्टी ले ली नेशनल बैंक ने। 2-4 साल गुजरे, जितने भी टाइम गुजरा, बच्चा बालिग हो गया 18 साल, उसने केस किया जी प्रॉपर्टी मेरी है, उन्हें दरख्वास्त तुसी जनाब ने इजाज़त देती है, वो तो सब फ्रॉड हो गया मेरे नाल। सिविल कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना था, उसने कहा जी नहीं बिल्कुल एज़ पर लॉ हुआ सारा कुछ, ना गार्डियन गलत है ना कोर्ट का आप जाएँ। अब उसकी लिमिट जो आप बता रहे थे ना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वो ज़्यादा थी, फिर वो चला गया मामला हाई कोर्ट में, चल पड़ा वो मामला, चला गया हाई कोर्ट में। अब नाम लेना जैसे आपका नहीं, हाई कोर्ट बहुत होती है, तो वो जो मास्टरपीस जजमेंट आई ना सर, उसको फिर नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और वो फाइल उधर पड़ी थी, मैं हवाला जो दे रहा था। तो वो जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी ना जज साहब की, वो सर अगर मैं कहता हूँ ऐसी 2-3 जजमेंट्स हम पढ़ लेना तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है, हम ऐसे केस ऐसे फिंगर टिप्स पे करते जाएंगे अगर समझ लें उसको। अहले सुन्नत, अहले तशी, 2 मेन सेगमेंट उनको डिफ़ाइन किया, रेलेवेंट उनकी चीज़ें जो हैं, फिर उसके अंदर अहले सुन्नत के उन्होंने इमाम उठा लिए, इमाम अबू हनीफा साहब ये कहते हैं, इमाम मालिक ये कहते हैं, इमाम राज अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं, इमाम शाफी ये कहते हैं, फिर अहले तशी के उन्होंने उठा लिए, उनके इमामों का हवाला दिया कि उनकी ये राय है, इस पॉइंट पे उनकी ये राय है, ये राय, ये राय है। उन्होंने वो सारे कुछ अंडू करके वो प्रॉपर्टी बच्चे को दे दी। देखना एज़ पर लॉ तो ये ओपन एंड शट केस था ना, कि गार्डियन अपॉइंट हुआ, कोर्ट ने इजाज़त दी, अब क्या फ्रॉड करने आ गए हो तुम लोग। ऐसे तो हर गार्डियन यही कहे, बच्चा बालिग है, इजाज़त ले, सेल कर दे, बाद में कोशवारे भी जमा कराए, बाद में बच्चा कह जी मेरी प्रॉपर्टी मैंने वापस दो। ये डोर ओपन तो नहीं करना चाहिए ईजीली, लेकिन वो हाई कोर्ट जो वो अच्छा, अब ओपनली अगर मतलब बेयरली देखें ना, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती लीगल एक्यूमन को कि यार नहीं ऐसे नहीं, लेकिन जब आप वो जजमेंट पढ़े ना फिर पता लगता कि मतलब ये लेकिन वो जो स्टडी है ना, वो फिर पाकिस्तान का किसी भी मुल्क में 2-4 बंदे ही होंगे उस लेवल के जिनकी इतनी एक्सटेंसिव स्टडी हो कि ऐसी जजमेंट दे सकें, कि जो मतलब दोनों फ़िरक़ों के आगे इमामों का हवाला और आगे सब सेक्ट्स का हवाला और सारी इतनी डिस्कशन करके ना, ये हमें आसान फॉर्म में मिल जाती है, मोहम्मद अल्लाह जैसी बुक। और अगर कोई सपोज़ मतलब फतवा ही, क्योंकि वो आलम ही हमसे बेहतर दे सकता है ना, स्टडी ज़्यादा होती है, को फतवा आ जाए तो हम इसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकते हैं, मोहम्मद अल्लाह में जो लिखा हुआ है आप आर्गू कर सकते हैं, इधर कोर्ट जजमेंट दे सकती है, नो इशू। ये नहीं होगा कि मोहम्मद अल्लाह में ये लिखा है ये फ़ाइनल है, कतई नहीं। मोहम्मद अल्लाह ये बेसिकली जो है ना, शरीयत के लॉज जो है ना, फैमिली को आइली कवानीन के अलावा, फैमिली एक्ट कोड के अलावा, फैमिली मैटर्स के अलावा बाकी चीज़ें उन्होंने, इनहेरिटेंस है, ये गिफ्ट्स हैं, डीड्स हैं, सो एंड सो जो भी है, ये सारी चीज़ें ना, एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, 3 सेक्शन है उसके, साल मुझे अब याद नहीं है, 1979 है समथिंग या क्या है, उसमें शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में उन्होंने कहा है कि जो भी शरीयत से मामला था ना, इनहेरिटेंस है, फलाना है, जिन चीज़ों में
इनमें उन्होंने कहा कि जी एज़ पर शरीयत कोर्ट्स डिसीजन देंगी, एज़ पर शरई लॉ कोर्ट्स जजमेंट देंगी। तो एक उस एक्ट के ज़रिए फिर स्कोप बहुत बड़ा हो गया, या तो शरीयत पे भी इनहेरिटेंस पे कोर्ट ये जो है स्टेट लॉ बना दे। इनहेरिटेंस पे कोई लॉ ही नहीं है, शरई लॉ चल रहा है ना जी। मतलब सपोज़ अहले सुन्नत आता है, फौत होता है कोई बंदा, उसकी एक बेटी है या दो बेटियाँ हैं, मतलब पीछे वारिस बेटा नहीं है, तो उसकी तो एक बेटी है तो हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी बेटी को, अगर दो हैं तो 2/3 मिलेगी, बाकी वो रिवर्स हो जाएगी। अहले तशी जो है वो बेटी एक हो ज़्यादा हो सारी प्रॉपर्टी उतर जाती है। मतलब ये शरीयत है ना जी, हमने शरई असूलों के मुताबिक चलना है। कोर्ट ने इसमें स्पेसिफिक उन्होंने की, क्योंकि आगे मसलक होते हैं, मतलब शायद यही उनके मद्देनज़र हो चीज़ें कि मतलब डिफरेंट लोग ये ना कहें जी हमारे मसलक के हमारी अप्रोच के ख़िलाफ़ इन्होंने कानून बना दिया स्टेट ने, तो सबको हम आहंग रखने उन्होंने इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने कहा जी शरीयत के मुताबिक ये फ़ैसले करेगी कोर्ट, कोई भी है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 3 सेक्शन का, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, फलां है, इन चीज़ों को सारों को, ये फैमिली लॉज हैं, इनहेरिटेंस। अब फैमिली कोर्ट एक्ट भी वो कानून साजी एक रेगुलेट किया फोरम, उन्होंने कोई मतलब ये नहीं किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट में ये नहीं कह दिया कि इतने होंगे ये होगा वो होगा, वो उन्होंने शरीयत पे छोड़ा है। शरई असूलों के मुताबिक खर्चा डिफ़ाइन करना है, शरई असूलों के मुताबिक सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है और जजमेंट देनी है। ये चल रहा है ये, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें ना शरीयत के तहत कोर्ट्स के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ना ओपन छोड़ दी हैं, मतलब रेलेवेंट जो इदारे हैं कानून साजी के उन्होंने छोड़ दिया ओपन कि आपने चलना है इसके मुताबिक। अब ये सेक्शन 4 का आप हवाला ले लें जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का है, तो उसमें भी अब देखें वो मतलब शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि मतलब ये सेक्शन गलत है, नहीं देंगे। है आपको इल्म उसका? सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, वो कहते हैं कि जी अगर दादा फौत होता है ना, जब बेटा पहले फौत हो चुका है, दादा बाद में फौत हुआ है, तो पोते को उसकी जायदाद में से हिसाब मिलेगा। अब शरीयत कोर्ट ने, फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं ये कानून गलत है। लेकिन वो उन्होंने एक आयत कोट की है ना कुरान की, वो कह रहे कि यतीमों का माल मत खाएं, तो इससे उन्होंने ये ड्राइव किया है कि ये यतीम बच्चे थे तो इनका ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये कानून, ये सेक्शन 4 जो है गलत है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब सस्पेंड करके उस जजमेंट को सस्पेंड, हाँ बात उस जजमेंट सन 2000 में जजमेंट है कि फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1 पेज 1 थी, फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला बड़ा डिटेल में हाँ ऐसे उसको आने और अब किया है उन्होंने कहा वो फैसला नलर बैठ करा। नहीं अभी हो गया फैसला फाइनल? नहीं फाइनल नहीं हुआ अभी, फाइनल लीव मंजूर हो गई, हाँ लीव होगी, मतलब उन्होंने उस वक्त सस्पेंड किया, अभी तक पेंडिंग चल रहा है वो मैटर, देखे सेक्शन 4 का क्या बनता है। मुराद ये है कि अगर कोई कानून हम बनाएंगे भी, हमारा आइन कहता है कि अगेंस्ट द शरिया और अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो गलत होगा, तो इसलिए ये जो है ना 167 से बात शुरू हुई, इसको हमने सिर्फ एक गाइड, मतलब गाइड बुक के हिसाब से लेना है कि हमें गाइड कर देती है कि ये है। अगर कोई आपकी सपोज स्टडी है बहुत ज़्यादा है, मेरी है, किसी की भी है, तो वो आर्गू कर सकता है कि जी ये गलत है, ये कुरान पाक है, ये हदीस है। मैं आपको एक बताऊँ, मैं अपनी बता देता हूँ। एक खातून का दावा आया जी, 14 साल हो गए थे शादी को, 3 बच्चे थे, तो उसने डिवोर्स का केस कर दिया। ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग की चीज़ें। खामन ने कहा जी ये मैंने 3 मरले का घर इसको बना के दिया हुआ है, ये मुझे वापस कर दे। अच्छा 15 की वो आ चुकी थी, अमेंडमेंट्स आ चुकी थी, जिसमें हक में वो अब वो बेरली तो नहीं छोड़ना पड़ता, अगर डिवोर्स मांगे तो हिस्सा कुछ मिल जाता है। वो कहते जी ये मुझे वापस करे अगर ये डिवोर्स लेना चाहती है। अब फाइनलिटी के साथ ये बात तो नहीं कह सकता क्योंकि अपील भी हुई होनी है, उसमें शायद मेरा व्यू गलत हो। मैंने इस चीज़ को मतलब ये एक्ट में लिखा है ना कि इतने % देंगे, इतने % देंगे फलाना, तो मैंने सूरह निसा की आयत का हवाला दे के ना, तो मैंने उसका वो हस्बैंड का क्लेम ख़त्म कर दिया था कि ये जो भी उसको वापस देगी या ये वो उसका घर हो गया। और ये इस्टेब्लिश थी चीज़ें, खामन से बीवी के नाम के रजिस्ट्री हुई है घर की, सारा कुछ ये एडमिटेड चीज़ें थी।
लेकिन मैंने जो जजमेंट दी ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरे तो लोएस्ट ग्रेड की जजमेंट है ना सिविल कोर्ट की। मैंने ये जजमेंट दी उधर के मतलब 14 साल एक खातून ने गुजारे हैं एक बंदे के साथ, और वो सूरत निसा के बेसिकली हवाले थे ना कि अगर आप कंज्यूमेशन हो चुकी है तो ये बेहतर यही है कि ये डायरेक्शन अल्लाह पाक के कलाम में यही है। मैंने जो मेरी जो जजमेंट थी उसको पढ़ के मैंने जो किया कि ये नहीं है कि वो, बल्कि उसमें अल्फाज ये हैं कि मतलब वापस लेना ऐसे है जैसे थूक के चाटने के बराबर हो। मतलब डिस्करेज किया गया उन आयात में। ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी नहीं है, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही है। मेरी राय बिल्कुल गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम कुरान और हदीस और सो सारी चीज़ें तो नहीं हमारा मुताला इतना। उसके बाद हम ट्रेनिंग पे चले गए, उधर ये इशू रेज हो गया, ये फतवा बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग। वो अब क्या बात करूँ, वो हमारे टीचर थे लम्स के, वो चलते हैं बिल्कुल बुक्स पे तो मेरे खैर उनके साथ वो हुई एक है आजकल जामपुर में है, नकवी साहब हैं। हम दोनों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है सर, उनके लेक्चर के ख़िलाफ़ मतलब एट द मोस्ट हुए। फिर वो थोड़ा सा इशू ना हमारा फर्दर एक्सटेंशन में गया, उस पर कोई उन्होंने किया, तो उधर भी हमारा कंक्लूजन यही हुआ कि ये जो फतवा अगर कोई मौलवी साहब देते हैं, ठीक है वो उनकी राय है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो राय है ना जी, वो ओवररूल भी हो जाती है। ये राय होती है बेसिकली, ये कोई बाइंडिंग इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट्स पे तो है, लेकिन उन पे नहीं है। वो इसको ओवररूल कर सकते हैं कि नहीं जी ये गलत हो गया, या प्रपोजिशन वाइज ये चीज़ ठीक नहीं है, इसने ऐसे नहीं होना, ऐसे होना है। तो ये बाइंडिंग नेचर की नहीं होती कि हाथ बंद गए आपके। ये शरीयत के जो मामला हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इन कोर्ट्स को ओपन कर दिया कि आप शरीयत के मुताबिक इसको डिसाइड करें। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। और ये दावे की जो है ना, इस पे बड़ी मेरी डिस्कशन भी हुई। मैं देखूंगा उसको, मुझे याद नहीं है मैंने फ़ैसला क्या मतलब लिखवाया क्या उसमें। तो ये आपकी फॉर्म ऑफ सूट ठीक नहीं है, वेदर इट इज़ मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, वो नहीं चल सकता। कैंसिलेशन होनी है इंतकाल की, वो डिक्लेरेशन में होनी है, सेक्शन 42 में आएंगे आप, इधर से जाना है। कैंसिलेशन के लिए उन्होंने एक फॉर्म ऑफ सूट दे दिया, रीजंस हैं वो आपको पता, 167 में भी हैं, इनहेरिटेंस लॉ में भी हैं, सारी जो फ्रॉड ये वो सारा उसमें भी हैं। तो इसलिए ना ये दावे की जो बुनियाद सही बन जाए ना। और मुझे ना मशवरा किया 2-3 लोगों ने, जब मेरा को इस पूरी फील्ड में 8-10 साल मुझे हो गए थे, तो 4-4.5 साल प्रैक्टिस भी की मैंने इधर आने से पहले, तो 7-8 साल हो गए थे मुझसे। उन्होंने मशवरा किया कि वकील कौन सा करें ना जी, कोई केस था सिविल का। मैं कहा जी बेहतरीन वकील करें, महंगा करें। वो यार एक जनरल कंसेप्ट है, वो यार छोटी अदालत है, वो इतने कर लेने पे वो अगे बड़ा कर लांगे, ये ज़रूरत पई था। इधर जो चीज़ ख़राब हो जाती ना सर, वो नहीं ठीक हो सकती। मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब मैं वो मतलब बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इधर से जो ख़राब हो जाता ना मामला, इधर बेहतरीन वकील और वकील की बेहतरीन एफर्ट होनी चाहिए दावे में। आगे तो सारा चलता है मतलब दिमागों की लड़ाई, वो चलनी है इसी फाइल पे। अगर दावे में कोई लूप होल है तो आप कैसे निकलेगा आपका वकील, वो बेशक पाकिस्तान का टॉप का वकील हो, नहीं निकल सकता। एक और बात है कि बात अपना जजमेंट आ जाती है हमारी फेवर में, क्योंकि 3 से 4 से 5 इशू फ्रेम होते हैं, कोर्ट ने फैसला करना होता है, इशू है 3 इशू फ्रेम कर दिए मेरी फेवर में, और 2 इशू इसने फेवर में कर दिए डिफेंडेंट। अब क्या प्लेंटिफ जिसके हाथ में जजमेंट होगी, जिसके अगेंस्ट 2 इशू फ्रेम हुए हैं, क्या उनके अगेंस्ट वो सेपरेटली अपील कर सकता है या रिवीजन में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। एक जजमेंट में दोनों पार्टियां कर सकती हैं। फैमिली केस में नहीं दोनों तरफ से अपील आती फेवर में हुआ व्हाट्सएवर। आपने फैमिली सूट दायर किया, सपोज 10,000 खर्चा हो गया, आपकी फेवर में हुआ ना जी, आप कहते नहीं जी 20,000 बनता, आप अपील कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट को तो कैसे भी ले जाए उसको तो कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। मैं दूसरे मैं एक बात कर रहा हूँ लॉजिक की। सपोज मैं कहता हूँ आपने किया कि करोड़ रुपए का दावा किया हरजाने का, कोर्ट ने असेस किया कि ठीक है आपका दावा हरजाना बनता है आपका, लेकिन 50 लाख बनता है। आप कहते हैं जी ये उसका 3 अरब की साल की स्टेटमेंट है, ये 55 करोड़ रुपया साल का टैक्स देता है, तो ये 50 लाख तो नहीं देगा। आप उसके खिलाफ आपकी फेवर में हुआ है ना वो 50 लाख,
लेकिन आप आगे जा सकते हैं कि नहीं जी, इसको एक्सटेंड करें। वो ये डजेंट मैटर, एक जजमेंट आई है उस पर दोनों फरीक अपील कर सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला। उसको जो चीज़ पसंद ना आए, सपोज़ उन्होंने कहा कि जी ये 2 क्लेम थे, ये तो प्लेंटिफ के ठीक है, ये तीसरा क्लेम जो है ये गलत है, और इसके लिए फ्रिवलेस लिटिगेशन में हम इसको कॉस्ट लगा देते हैं प्लेंटिफ को, अब फेवर में भी होगा कि अगेंस्ट भी हो गया, तो आप जाएँ कि कॉस्ट मेरे खिलाफ नहीं बनती। ये 2 चीज़ें क्लियर कट हो गई, तीसरी मैं साबित करने में नाकाम रहा हूँ, ज़रूर रहा हूँ, या वो साबित करने की भी हो सकती है अपील कि मैं ये भी साबित करना चाहता हूँ, या आपके अगेंस्ट भी हुआ तो आप उसमें जा सकते हैं, नो इशू। जो चीज़ आपके ख़िलाफ़ हुई आप जा सकते हैं, उसमें तो कोई बार नहीं है ऐसा। तो लिमिटेशन, फॉर्म ऑफ सूट, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। केस फाइनल स्टेज पे जाता है ना तो बाज़ औक़ात होता है, अब वकील साहब हैं, एक फौत हो गए, हम ना केस थे, मुझे ना एक पार्टी लियाकतपुर ले आई एज ए काउंसल ना, ये ऑफ तरीका, तो वो थे डिफेंडेंट की तरफ से। अब उन्होंने पता क्या किया, केस था कि दादा खर्चा दे, वालिद फौत हो गया था, दादा खर्चा दे। वो कह रही दादा तो मैं बूढ़ा बहुत हूँ, वो तो था बूढ़ा था, एज का कोई इशू नहीं था। कंट्रोवर्सी ये हो गई, हम कहते थे इसकी माली हैसियत बहुत अच्छी है, उनका डिफेंस ये था कि इसकी माली हैसियत बहुत ख़राब है। अब और जो थोड़ी बहुत इसकी इनकम है वो इसके इलाज मालजे पे लगती है। अब इलाज मालजे के डॉक्यूमेंट्स को 22-23 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए, वो पता क्या थे, लाहौर के हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के चेकअप्स आँख के, भावलपुर के को जो मेरे ख्याल 1,500 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया पर विज़िट फ़ीस लेने वाले डॉक्टर हैं, उनके नुस्खे ये चीज़ें भी मैटर करती हैं ना। अब मुझे बताएं इसका क्या हल होगा, एंड तक कुछ भी नहीं होना। जो जिस रिकॉर्ड पे आ गई वो बीमारी दिखाते दिखाते ये बता गए कि इसकी इनकम कितनी है आंखें चेक तो एक दफ़ा होती हैं ना हमीद लतीफ़ से, लेकिन उधर वही जाता है जिसकी इनकम 2 लाख होगी 50,000 वाला हमीद लतीफ़ नहीं जाएगा लाहौर आंखें चेक कराने। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी तो खैर चीज़ें फैक्चुअल हैं, वो तो डिपेंड करता है मैन टू मैन। लीगली जो ये चीज़ें हैं ना, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इस पे अगर गलत जगह पे भी हो जाए तो वो एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि वो अगर कोई एट द अर्लीस्ट स्टेज कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो दैन वो बाद में नहीं एपलेट स्टेज पे नहीं ले, मतलब ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। सब्जेक्ट मैटर की है वो भी असेस हो जाती है, पेक्युनरी जुरिस्डिक्शन है वो भी मतलब असेस हो जाती है कोर्ट में, वो गलत भी हो सही का ऑर्डर हो जाता है कोर्ट फी, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लिमिटेशन और फॉर्म ऑफ सूट और ये चीज़ें जो है ना ये नहीं कवर होती बाद में। इस चीज़ पे मैंने लिमिटेशन देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। और लिखा हुआ है जी आर्ट ऑफ एडवोकेसी ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसने गौर से जितनी दफ़ा पढ़ा है ना वो उतना ही बेहतरीन वकील सिविल का बन सकता। जिसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ जाए ना, ये बात समझ नहीं आती, मुझे भी बड़ों ने समझाई थी शुरू में ना, मैं कहता था यार समझ है हमें कॉन्ट्रैक्ट की माहदा होता है, 2 बंदे होते हैं, 2 पार्टियाँ होती हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन ना जब बंदा बार बार पढ़ता है ना, एक मैं जस्टिस फ़रक साहब के वालिद साहब थे मोहम्मदीन साहब सर, वो उनकी ना उनके जो शागिर्द हैं वो माशाल्लाह हैं, वो हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि अगर एक बेल में मुझे 10 पेशियाँ मिल गई ना, मुझे 10 दफ़ा जाना पड़ा है, मैंने 10 दफ़ा फ़ाइल पढ़ी है। और मज़े की बात बताऊँ, उनका कहना ये था कि मुझे हर दफ़ा नया पॉइंट मेरे जहन में आया, समझ आइए ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रदर ये ना ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा जब भी टाइम मिले ना इसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। और मेरे उस्ताद जी बताते हैं गफूर अमान साहब, वो शागिर्द थे मियां अला नवाज़ साहब के, तो वो किस्सा सुनाते थे हमें, कहते हैं मियाँ जब जस्टिस मुनीर साहब जो रीम यार खां से बने थे ना जस्टिस, तो ना कहते हैं मियां अला नवाज़ साहब सिविल करते थे, इनकी प्रैक्टिस शायद फौजदारी थी जस्टिस मुनीर साहब की। सिविल में तो बड़ी खूबसूरत जजमेंट नहीं जजमेंट्स हैं लेकिन फौजदारी प्रैक्टिस ज़्यादा फौजदारी थी उनकी, हमसे तो पहले की बात है। वो कहते हैं कि ना एक दिन कोर्ट में ना मियां अला नवाज़ साहब सिविल का काम बहुत करते थे, उन्होंने कहा कि जी आपकी प्रैक्टिस फौजदारी थी सारी, लेकिन ये मैं भी समझता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सिविल कानून आता है, तो आपकी अप्रोच तो सिविल में बहुत अच्छी है और आपकी पिक अच्छी है और ये आप ऐसा मामला है। तो कहते यार मैं ओपन कोर्ट में एक बात बताऊँ,
मैंने पहले 3 महीने ना सिर्फ फौजदारी काम किया, वो मेरे लिए मसला ही नहीं था, जितने मर्जी केस हो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं था। सीपीसी वो सारी उम्र पढ़ते रहे, ख़त्म नहीं होनी, इसलिए कहते मैंने उसको रेलेवेंट को पढ़ा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ा 3 महीने, बार 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 बार। और वो कहते हैं कि मुझे हर दफ़ा नई चीज़ समझ आई है। और ये 2 सब्जेक्ट जो बंदा 5-7 दफ़ा थारोली पढ़ लेता ना, थारोली, तो फिर सिविल लॉ समझ आता है। बाईलैटरल और यूनिलैटरल, ये कॉन्ट्रैक्ट से जो बाईलैटरल और यूनिलैटरल, अब ये बाईलैटरल को हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, टू पार्टीज के सिग्नेचर का वो इशू खत्म हो गया। मेरे ये सुनने में आया कि अगर लायबिलिटी दोनों तरफ फिक्स होती हो, दैन तो परचेजर और देने वाले के जो है वो सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एक बंदे पे है, उसने पेमेंट अदा कर दी है, उसने सिग्नेचर नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स है जो समझ गया। अच्छा, ये जो जजमेंट आई थी ना, मैंने पढ़ी है। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्ट के तनाजुर में देखें ना, जजमेंट को हम डिस्कस नहीं करते, वो जजमेंट्स आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से हम एकेडमिक गुफ्तगू करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2 बंदों के दरमियान होता है, एक बंदे के दरमियान तो नहीं हो सकता। तो जब 2 बंदों या 2 पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो फिर साइन तो दोनों के होंगे, एग्जीक्यूशन तो होगी। ये अच्छा, ये जर्नल फार्मूला है जिस पे जजमेंट आई, बेसिक बुनियादी तौर पे यही जजमेंट आई ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना जी, वो 2 बंदों के दरमियान होता है, 2 पार्टीज़ के दरमियान, तो एक के साइन से क्या एग्जीक्यूशन तो होनी चाहिए। बेसिकली 100% एग्जैक्ट था। लेकिन ना कोर्ट्स कहते हैं ना कि अपेक्स कोर्ट्स ने लॉ को डिफ़ाइन करना है, एलेबोरेट करना है, वो एलेबोरेट लीगल टर्म को तो करने पड़ता है, लेकिन उसको फैक्ट्स के हिसाब से उसको कंसाइज करना, उसके साथ मिला के देखना ना, ये असल होता है। यही मैं अर्ज़ करूँ, नहीं वो होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, जब किसी, वो तो फिर उसके भी नहीं है ना, एक के भी नहीं है, गवाह के भी नहीं है, वो तो डिफरेंट पोजीशन हो जाती है। बेसिकली मैं कह रहा हूँ जर्नली देखें तो यही चीज़ बनती है बाईलैटरल वाली। लेकिन हमने देखना अब कि 1947 से अरबों में रखा शायद कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हों, सट्ठे, तो वो फिर हम या कम से कम लाखों केस पंजाब में पेंडिंग होंगे इस वक्त, जो या जिस वक्त जजमेंट आई उस वक्त जब तक ये चीज़ ओपन नहीं हुई थी। अब उनका क्या करना है, अब इन चीज़ों को भी तो देखना होता है ना। अब नई जजमेंट आ गई लास्ट इसी पे। अच्छा, पहले यूनिलैटरल के चक्कर सब निकले, अब आ गई कि दावे के अंदर टाइम डेट प्लेस वो मस्ट है। सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, दावे को मैंने ना आप कहने से पहले सबसे ज़्यादा फोकस किया है फॉर्मेशन ऑफ प्लेंट पे। डेट टाइम एंड प्लेस नहीं है तो आप कैसे मुआहदा साबित करेंगे, मुझे समझ पहले नहीं होता था ना, अब होना तो अच्छा लीगली तो है, ज़रूरी है ना जी। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे ना, कन्फ्यूजन होगी। अल्लाह खैर करेगा। मशरूत कॉन्ट्रैक्ट, अब एक बंदे ने इसने एग्रीमेंट किया है कि आप ये मुझे, मतलब नॉर्मली ये कहते हैं कि आप मुझे ये गाड़ी देंगे, अगर गाड़ी में आपने इस डेट तक कागजात ना किए तो आपका ये घर आप मुझे मेरे नाम पे करवाएंगे। नॉर्मली कोर्ट ऐसे केसेस को रिजेक्ट कर देती है। तो फिर कंटीजेंसी ये तो बेसिक लॉ है, तो इसमें क्या है? नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ कंटीजेंसी एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। जी बिल्कुल है। इसका बकायदा सेक्शन बनी है। लॉ ऑफ कंटीजेंसी क्या किसी चीज़ से मशरूत करना कि अगर ये ना हुआ तो आप ये करेंगे। मैंने किसी बंदे से गाड़ी ले ली, पैसे भी उसने मुझसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक कंटीजेंसी डाल दी कि अगर आप इस डेट तक मुझे इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ना देंगे तो आपका ये वाला जो घर है ये आप मेरे नाम करवाने के पाबंद हो गए। दोनों ने सिग्नेचर कर दिए, ठीक हो गया।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट पे जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। ये अच्छा मैं आपको बताऊँ, हमारी जो डिस्कशन या लेक्चर है ना, ये इसको हम प्रैक्टिकल से जोड़ के डिस्कस करेंगे ना, कन्फ्यूजन और बढ़ेगी। हमारा तो मसला ही प्रैक्टिस नहीं, किसी चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए कि ये क्या है, उसके लिए प्रैक्टिकल से जोड़े ना। प्रैक्टिकल में देखें, मेरे जैसे भी तो होते हैं ना प्रैक्टिकल में उन्होंने भी तो गुजारा करना होता ना सारे काबिल तो नहीं होते। तो इसमें होता है ये सही तरह साबित करना असल इशू होता है। मैं ना कंटिजेंसी को इसमें ठीक है, वो आप प्रैक्टिकल से ना जोड़ें। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पता है आपको? नोवेशन मतलब जदीद हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी हो जाए, तजदीद हो। इस पे ना मैंने भी कुछ प्रैक्टिस में इधर उधर हैफेजर्डली चीज़ें देखी हैं कि वो हम आखिरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ही साबित करने पे ज़ोर होता है, वही गवाह पेश करते हैं, वही करते हैं। सपोज़ पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 साल का, कि 10 साल बाद पैसे देंगे, फिर ज़मीन ट्रांसफ़र होगी। गवाह दोनों मार गए ने, सपोज़ 8 साल बाद उन्होंने कहा जी नहीं टाइम और चाहिए, या सपोज़ ये चीज़ वो तजदीद हो गई मुआहदे की, वो 15 साल पे चला गया। अब उसमें गवाह नए हैं, वो गवाह नहीं है, मर गए थे या बाहर गए हुए थे या कुछ हुआ, गवाह और हैं। मेरे जहन में भी यही चीज़ें थी कि जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वही साबित करना है ना जी। इट मीन्स कि पहला वैसे ही साबित हो गया जब पहला साबित। इवन गवाह भी अगर सेम हो, उससे तो यही इन्फर करना चाहिए ना कि यही गवाह थे, वो कह रहे हैं कि पहला भी हुआ था, फलाना था। नहीं, वो इस पे ना मसूद जहांगीर साहब की जजमेंट थी, ये मैंने ना आपको मेंशन दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो आज सुबह पता लगा कि लेक्चर में जजमेंट अब ज़ुबानी नहीं दे सकता। वो हमें ना सर्कुलेट कराई उन्होंने नोवेशन पे जजमेंट दी है। अब जर्नली हम देखें तो ये चीज़ ठीक है कि अब लास्ट वाला साबित हो गया तो पहले वाले की क्या ज़रूरत है, जर्नली जटाके साहब नाल देखिए था। लेकिन वो जो उन्होंने जजमेंट लिखी है ना जी, वो फिर पढ़े ना, फिर पता लगता है कि पहली साबित करना कितनी ज़रूरी है। तो कहते हैं अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट साबित नहीं किया, सेकंड आप साबित करते रहे, नील होगी जजमेंट, कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी ये ना मेरा ख्याल है रिपोर्ट भी होगी शायद, आप साइट से ढूंढेंगे ना। ये है 2018 में फ़ैसला हुआ है, ये मेरा ख्याल है 18-19 में मसूद जहांगीर साहब की जजमेंट है, ये मैं सर्कुलेट हुई थी, ये आप ढूंढें ज़रा नोवेशन पे। वो फिर जब उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, लॉजिक होती है ना जी हर चीज़ की, तो वो फिर समझ आया कि ये नोवेशन है क्या। नोवेशन ये नहीं कि बाद वाले को कर लें, नोवेशन में पहला एग्रीमेंट भी मुकम्मल साबित करना है, दूसरा भी करना है। पहले में अगर आपने डेफिशिएंसी है तो ख़त्म, दूसरा साबित करते रहे। दूसरे की एविडेंस वो कहते हैं मैंने पढ़नी नहीं है, पहला साबित करें पहले। और ये इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। मसूद जहांगीर साहब बहुत बड़ा नाम है जी सिविल का, मेरा ख्याल रिटायर हो गए। सर वो हैं यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, बड़ा बड़े कॉम्पिटेंट बहुत कंप्यूटर आदमी सर, सेवा का हैं अभी। मसूद जहांगीर साहब जज हैं। हाँ, नहीं मैं कह रिटायर शायद तो, या होने वाले हैं, है उनका। अच्छा बस होने वाले। वो भी बड़ा बहुत शानदार आदमी थे सिविल लॉ में। कोई और क्वेश्चन ब्रदर? हाँ, तो मशवरा यही है मेरा बरदराना, लेक्चर से हट के ना अच्छा एक और मैं आपसे शेयर कर लूँ छोटी सी बात नाम लेने में गर्ज नहीं, ये असलम नाज साहब हैं, बावलपुर के वकील हैं, जस्टिस भी रहे हैं। मैं ना उनके पास बैठा हुआ था, मेरा बेसिकली जो मेरा स्टार्ट था वो सिविल प्रैक्टिस, सिविल चैम्बर से था। तो मैं उनके पास बैठा था, फौजदारी डिस्कशन हो रही थी। कहते यार वो अब जस्टिस फ़रक साहब के शागिर्द, मतलब एक वो चैम्बर होना, वो उनकी बात ही और है। उधर तो ना भी बंदा मेहनत करे, धक्के से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना जी, चीज़ें ही वो चल रही होती हैं। वो कहते यार हमारा मसला पता क्या यंगस्टर्स का। वो मेरा क्लास फेलो उनका जूनियर था, उधर मैं जाता था, बैठता सुहेल मिनाज। वो कहते हैं ये मिनाज साहब है ना, ये जब 342 की स्टेटमेंट आती है ना, फिर डिफेंस सोच रहे होते हैं। आपने जिरा क्या करनी है, आपका डिफेंस बाद में सोच रहे हैं। तो मैं समझा पाया हूँ बात आपको। डिफेंस जिस दिन आपके पास केस आया है, ट्रायल इशू फ्रेम होने से भी पहले आपने डिफेंस बनाना है। जब आप डिफेंस नहीं बनाएंगे कि मैंने थ्रू आउट किया, किसी चीज़ पे जाना है, आप जिरा ही नहीं कर सकते प्रॉपर। फिर हम इधर उधर के सवाल करके झूठी शहादत दी या ख़त्म कर देंगे। ऐसे होता है ना, मतलब डिफेंस ही नहीं पता आपको, आप क्या जिरा करेंगे। सिविल में भी अगर आप पहले दिन अपना केस नहीं बनाते ना, ये अल्टीमेटली फैटल हो जाता है बाज़ का। मतलब ये केस की नौयत होती है, डेक्लरेशन और ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। शुफे का केस है, शुफे का तो सबको ही पता है क्या टेक्निकलिटीज़ है।
डिक्लेरेशन में हमें अंदाज़ा नहीं इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ आती हैं फिर ऊपर जाके। इसको पहले दिन दावे के दिन दावा लिखने से पहले 2 दिन पढ़े, मेरा मशवरा है, अनलेस के बहुत ज़रूरी ना हो। 2 दिन तैयारी करें पूरा उसको, मतलब कि मैंने दावा का ये सोचेंगे मैंने सुप्रीम कोर्ट तक जाना और ये क्या क्या हो सकता है, इस तवज्जो से दावा बनाएं, फिर वो अल्लाह खैर करेगा, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। सॉरी, डिफेंडेंट आए आप, पहले दिन उधर भी आपका डिफेंस होना चाहिए तय, अदरवाइज ना आप जवाब दावा सही लिख सकेंगे और ना सर मैंने जवाब दावा ही पढ़े, नाराज़ ना होइए कि मेरी बात से, इवेसिव डिनाइल होता है, मंजूर नहीं है, गलत है, इनकारी है। जहाँ कोई फैक्ट एलेज हुआ है ना, ऑर्डर 8 जो है ना, रूल 1 2 3 4, वो कहते हैं कि एक एक लफ्ज़ का आपने स्पेसिफिक डिनाई देना है। अगर आप लिखते हैं ना कि गलत है, दुरुस्त ना है, इट मीन्स कि आप उस फिक्रे को मान रहे हैं। ये जजमेंट्स ये कहती हैं। जवाब दावा में बहुत कम होता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो जी मैंने उस रात इब्तदाई पर रिलायंस कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बाज़ औक़ात जज साहबान आ जाए ना, वो इसको भी कहेंगे कि नहीं ये ऊपर वाले का नहीं, लॉ तो यही है कि ये 1 नंबर फ़िक्रा है दावे का, 1 नंबर में जवाब पढ़ें, बाकी ना ऊपर पढ़ना ना नीचे पढ़ना। बेसिकली दावा और जवाब दावा ये है, और ये लीगल सिविल का जो साइंस है ना ये है। 2 नंबर दावा है फ़िक्रा, जवाब दावे का 2 नंबर पढ़ लें, 3-4 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें डिनाइल किया तो वो नहीं माना जाना। मतलब इस हद तक ना एक एक फ़िक्रे का मुकम्मल जवाब, कैटेगोरिकल डिनाइल, कैटेगोरिकल एडमिशन, आगे डिटेल भी लिख सकते हैं जब बात चीज़ें पार्शल होती हैं। ये डिफेंस भी जवाब दावा उसको बड़ा सोच के लिखना चाहिए, वो दावे से ज़्यादा सोच के लिखना चाहिए। दावे में केयर करनी चाहिए कि मैंने किन किन चीज़ों को प्रॉपर करना है, लिमिटेशन मैंने कवर करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, जुरिस्डिक्शन देखनी है। जवाब दावे में आपने फैक्ट्स को कैसे डिनाई करना है, क्योंकि जो बंदा हलफ, बेसिकली तो रूल ये है ना जी, जो बंदा हलफ पे कुछ कह रहा है उसको तो फिर बड़ा स्ट्रांगली आप ख़त्म करेंगे उसको, मतलब शैटर होगी उसकी एविडेंस तो फिर ही होगा, अदरवाइज उसकी बात तो मानी जाएगी। तो उसमें ज़्यादा जोर है। डिफेंस फौजदारी की तरह ना, उधर भी पहले दिन आपका डिफेंस कैटेगोरिकल आपके दिमाग में होना चाहिए, मैंने क्या डिफेंस क्या लेना है। उससे फिर आसानी ये होती है। पर्सनल मैं एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ उससे। मेरे पास ना मेरे भाई का दोस्त था, वो था एग्रीकल्चर में डिप्टी डायरेक्टर था, समथिंग कुछ है। मैंने जब भावलपुर प्रैक्टिस शुरू की, आगे कहते जी ये मेरे खिलाफ ना 3 करोड़ का दावा आ गया। उन्होंने FIR दी थी ये पेस्टिसाइड वालों पे किसी पे, तो वो 3 भाइयों पे दी थी। वो एक मैनेजर था, सेल दुकान वाला था, एक लाइसेंस होल्डर था, एक सप्लायर, ऐसे कुछ 3 कैटेगरी। 2 को सज़ा हो गई उसका। उन्होंने कहा नहीं जी ये घर से खाना लेके आया, ये एविडेंस आई है तो इसका कोई रोल नहीं है, उसको उन्होंने बरी कर दिया। उसने आके हरजाने का दावा कर दिया 3 करोड़ का। अब मैंने हरजाने का ना एक दावा लिखा था ना जवाब दावा लिखा, इवन कोई जजमेंट भी मेरे जहन में एक आधी के अलावा ज़्यादा नहीं थी, वो भी उस्तादों से ज़ुबानी जो सुनी हुई थी कभी प्रैक्टिस में। सर उसका जवाब दावा देने का ना टाइम था 1 दिन। अब मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ, कंप्यूटर से भी ढूंढूँ फलाना। उसी वो सूट्स एंड डिफेंसेस जो बुक होती है जर्नल सिविल में, अर्जेंट चाहिए हो तो वो पढ़ी। फिर मैंने वो उसी दिन वो साइट ली, साइट का वो जो होता है पासवर्ड खरीदा, रात सारी बैठा। अब मैं बताऊँ, यकीन करें, मैं उसकी ना डिफेंडेंट एविडेंस जब हो चुकी थी ना, फिर मेरी इधर एलिवेशन मतलब सिलेक्शन हुई तो मैं इधर आया, जजमेंट बाद में आई होगी। सर मुझे दोबारा वो दावा पढ़ना ही नहीं पड़ा, हालांकि ये शुफे की तरह टेक्निकल होता है ये चीज़, जो हरजाने के दावे होते हैं। आपने इनकम साबित करनी है, आपने मेलाफाइड साबित करनी है, बड़ी मुश्किल चीज़ें साबित करनी होती हैं, तो या डिफेंस देना होता है। एक बंदा कहता है कि इसकी बदनीयती कैसे साबित करें, मतलब बहुत टेक्निकल होती है इसकी एविडेंस वगैरह। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस दिन की जो मेहनत थी ना, मुझे आगे दावा कभी ऐसे इजी फील होता। एविडेंस है, मैं नहीं भी रात को पढ़ी ना फाइल, मैं कॉन्फिडेंट होता था यार करा लेंगे। और जब आप ऐसे पहले दावा पढ़ लेते ना, उमर मोहसिन साहब हैं भावलपुर की, वो कहते यार मैं ना अपनी वो साइड टेबल में ना एक मेरी वो छोटी डायरी और पेन ना, वो उधर से हिल नहीं सकता। फौजदारी में बहुत अच्छे बने। हाँ, वो कहते हैं वो उधर से वो हिल नहीं सकता, ना बच्चे हिला सकते ना कोई, मतलब वो सफाई भी नहीं, मतलब वो डायरी और पेन नहीं। तो कहता रात को ना 1 बजे सो नहीं, नींद नहीं आ रही, तो कोई केस का एक ऐसा पॉइंट ज़हन में आता है जो बाद में फाइल भी पढ़ते रहे तो शायद नहीं है ना, उधर नोट कर लेते हैं। मकसद ये, जब आप डिफेंस पहले दिन बनाएंगे, उसको कैटेगोरिकल पढ़ के उस पर डिफेंस। अच्छा मैं न्यू कमर हूँ ना जी,
अब हर कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता कुछ, न्यू कमर के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसका तजर्बा तो फिर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मैं नया था, मुझे डिफेंस ही नहीं समझ आ रहा था क्या लूँ, इसलिए पढ़ना पड़ गया नहीं तो माशाल्लाह ऐसे भी नहीं पढ़ना। मकसद ये है कि उस दिन जब ज़्यादा पढ़ा ना जी, ऐसे क्लियर डिफेंस ज़हन में आया, जवाब दावा फलाना, बहस भी उसकी मेरा नहीं ख्याल 10 मिनट से ऊपर डिपेंडेंट साइड को करनी पड़ी हो। दावा है, जवाब दावा है, कैटेगोरिकल डिनाइल है, ये 4 चीज़ें हैं, डिनाइल है, ये 4 चीज़ें एडमिशन है, ये चीज़ें हैं, इस पे ये एविडेंस है। 10 मिनट से ज़्यादा की बहस नहीं होगी उस दावे की, क्योंकि वो इतना कैटेगोरिकल हो गया। अच्छा, एक सफ़े से ज़्यादा जिरा नहीं है, इतना उसका बयान है, इतनी जिरा। वो कह रहा जी मुझे 3 करोड़ दें हरजाना, तो डिफेंडेंट को ये तो पूछना चाहिए ना जी, अपनी इनकम स्टेटमेंट तो दिखाए ना, आपकी हैसियत के मुताबिक हैसियत उर्फी होगी ना हैसियत उर्फी जो है वो हैसियत के मुताबिक ही होगी ना। डेफेमेशन जो है वो आप बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से होगी। मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मैं कहूँ जी मेरी, लेकिन इधर तो चले ये जॉब का आ जाता है, वकील का आ जाता है, मतलब कि बिजनेसमैन कहे जी मेरा ये है वो है फलां है, तो उसको साबित करना पड़ता है। वो कहे जी मेरा अरबों का कारोबार था, अब लाखों में सुकड़ गया है, तो वो अरबों का कारोबार दिखाएगा तो उस लाखों का वाला मानेंगे ना जी। मतलब ये चीज़ें होती हैं। ये जब आप पहले दिन केस को पढ़ लेते हैं ना, डिफेंस अच्छा दावे का अलहदा बताया, डिफेंडेंट का भी बहुत ज़्यादा, हम जवाब दावे को हम ऐसे ही बैठे बैठे लिख लेते हैं, वो नुकसानदेह हो जाता है। जर्नल चलती रहें चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब बड़े दिमाग आ जाए ना, छोटी छोटी चीज़ें उठाने लग जाए और वो असल कानून शुरू हो जाए, फिर डिफीट हो जाता है इग्नोरेंस में किया हुआ काम। पहले सारे केस लाज पढ़े, अब उस मेरी फ़ाइल का मैं हवाला देता हूँ ना, उसमें मेरे केस ला पड़े हुए थे, वो 10-12 जो मैंने फाइनल निकाले थे, जिनसे एक डिफेंस बनाया था, वो सारे उसमें पड़े थे। मुझे कोई टेंशन नहीं, वो 4 साल केस का मुझे टेंशन ही नहीं थी कि इसमें कुछ करना दोबारा। आसानी भी हो जाती है, ये नहीं कि अच्छा ना पढ़े ना, उसकी टेंशन 4 साल रहती है, यार शहादत है, यार शहादत है, पता नहीं पेशी मिलनी है नहीं मिलनी, गवाह आना नहीं आना, पता नहीं क्यों होना। ये मेरे साथ तो ये होता था। लेकिन आपकी तैयारी पहले दिन हुई हो, आपने एक ड्राफ्ट बनाया, उस जवाब दावा बनाते बनाते आप तैयारी कर लें, आपको अर्जेंट भी घर से बुला के ना जी आप आएँ जी, हमने ये समन कर लिया, फाइल फिक्स भी नहीं, आप फिर भी जिरा कर जाएंगे। डिफेंस की क्लैरिटी है ना, उसके क्वेश्चन ऑटोमेटिक वो फिर साथ साथ बंदा लिखता भी रहता है, कुछ जेन में आता है। वो मैर मोहसन साहब की तरह रात को सोते हुए भी जेन में आते हैं, यार इसमें ये जिरा में ये सवाल पूछना चाहिए फलां केस में, वो कहता फिर नोट हो जाते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात है, जो इनिशियल में कर लेंगे बिल्डिंग उसी पे बननी सारी। वो टेढ़ी मेढ़ी बना लें, स्मूथ बना लें, वो वकील का आर्ट है, जैसे करना होता है। हमने तो जो करना है वो करना ही है वो तो तुहानू पता ही है। कोई और क्वेश्चन? आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना? एक ही फीमेल है वो भी एडे बड़े जनाब मंजे होए एडवोकेट रहे, मंजे जज साहब ने जैसा नहीं कमाल। मतलब कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जनाब का बैठ के लेक्चर सुना है, सब जजेस ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, लेकिन जनाब ने जिस तरीके का लेक्चर दिया मेरे ख्याल में इतना जबरदस्त छुट्टियां दी वजह तो तादाद करते आपने नहीं छुट्टियां ने ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ